शोएब चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्लिट्स ढाका के एडिटर हैं। शोएब साहब, किस तरह से देखते हैं आप तारिक रहमान की इस बम्पर जीत को? कितनी बड़ी उम्मीद, क्योंकि बांग्लादेश में बीते दिनों जो हालात हमने देखे उसमें कितनी निराशा थी, उसमें कितनी हिंसा थी, उसमें कितनी डिसअपॉइंटमेंट थी, ये हम सब ने देखा है, जाना है। आप भी खुद उसके भुक्तभोगी रहे हैं उन हालात के। लेकिन आज बांग्लादेश तारिक रहमान के नेतृत्व में क्या आगे बढ़ने के लिए तैयार नजर आता है? चुनौतियां क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं? उनकी जीत को कैसे देख रहे हैं बांग्लादेश के आम लोग, आवाम? बहुत बहुत धन्यवाद। कल की जो चुनाव के जो रिजल्ट हुआ, ये बांग्लादेश की डिसीजन थे, राय थे पाकिस्तान के खिलाफ। कल पाकिस्तान के खिलाफ, इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ और जमात इस्लामी के खिलाफ कल की राय थी। बीएनपी को अभी 213 आसन मिला अब तक, 213, और बीएनपी अभी सरकार बनाएगा। तो बीएनपी के लिए सबसे बड़ी जो चैलेंज, फर्स्ट चैलेंज है लॉ एंड ऑर्डर, सेकेंडली इकोनॉमी, और इकोनॉमी को ठीक करने के लिए बीएनपी को ही भारत के साथ फिर से रिश्ता ठीक करना पड़ेगा, और बीएनपी करेगा भी। और पाकिस्तान हमारे दुश्मन मुल्क, पाकिस्तान से दोस्ती करके बांग्लादेश की बर्बादी, ये बीएनपी भी जानता है। और बीएनपी पिछले, ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं शोएब चौधरी साहब। आप ये कह रहे हैं कि जमाते इस्लामी के जरिए बांग्लादेश में पाकिस्तानी इरादों की दरअसल ये हार है, ये पाकिस्तान की हार है बांग्लादेश में। बिल्कुल ही। और पाकिस्तान ने इस्लामाबाद से 60 जर्नलिस्ट भेजा है। हाँ। उसको आशा थी कि कल जमात इस्लामी जीतेगा और कल जश्न मनाएगा बांग्लादेश में। तो पाकिस्तान हार गई, जमात इस्लामी हार गई, कट्टरपंथियां हार गई। अभी बीएनपी आया है। हमारे आशा है कि 18 महीने की जो ये तानाशाही यूनुस की, इसका भी चौधरी साहब, लेकिन कल भी परसों। और चौधरी जी, लेकिन एक सवाल यहां पर यह बनता है कि यह हुआ कैसे? मतलब पिछले कुछ महीनों से अगर देखा जाए तो कट्टरपंथी हावी थे, सड़कों पर थे। जिस तरीके से ये पूरा का पूरा कू हुआ था, हमने हालात देखे थे भाई। फादर ऑफ नेशन की स्टैच्यूज का क्या किया था इन लोगों ने, वो भी हमने देखे थे। लेकिन इन सब के बीच क्या हुआ कि जब लोगों को मौका मिला वोट डालने का, तो उन्होंने इन एलिमेंट्स को एक तरीके से पावर से बाहर करने की प्रोसेस को शुरू कर दिया। देखिए, मैंने लगातार कहता रहा कि पिछले 18 महीने बांग्लादेश की हालत ऐसी थी कि एक हवाई जहाज में हाईजैकर घुस गई। ये इस्लामिक कट्टरपंथी या जिहादी जितने हैं, इसकी संख्या 80 लाख से ज्यादा है, सब मिला के, जमात के सपोर्टर को सबको मिला के। और बंगाली है 18 करोड़। कल बंगाली ने आवाज उठा दिया। आप देखेंगे अभी ये कट्टरपंथी, ये जिहादी सब भागेगा, ये यहाँ वहां भाग जाएगा। और पाकिस्तान की जो दादागिरी थे बांग्लादेश में पिछले 18 महीने, पाकिस्तान के सब कुछ बर्बाद हो गया। बंगाली ने चुनाव में ये राय दे दिया कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के कुछ भी लफड़े चलेगा नहीं। बांग्लादेश कभी भी जिहादी देश है नहीं, बांग्लादेश कभी भी कट्टरपंथी देश है नहीं, बांग्लादेश बंगाली का देश है। और बंगाली ने कल चुनाव में डेमोक्रेसी, ठीक है, यह बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही है कि बांग्लादेश जो है वो बंगालियों का देश है, और यहां पर कट्टरपंथ किसी भी हाल में चलेगा नहीं। कट्टरपंथियों की ये हार आप बता रहे हैं, और पाकिस्तान के इशारे पर जो जिहादी कोहराम बर्पा कर रहे थे बांग्लादेश की सड़कों पर, ये उनकी हार है, और उनको जवाब दिया है बांग्लादेश की आवाम ने। बांग्लादेश चुनाव में जमकर हिंसा हुई, 14 अलग अलग इलाकों में हिंसा हुई। ये भी चुनाव का एक और पहलू हम आपको बता रहे हैं। हिंसा में 72 से ज्यादा लोग घायल हुए। नोआखली के हटिया में 31 लोग घायल हुए हैं, ये जानकारी भी सामने आई। हालांकि अब नतीजे सामने आ चुके हैं, लेकिन चुनाव के दौरान जो हिंसा की खबरें सामने आई वो भी हम आपको बता रहे हैं। 72 से ज्यादा लोग इस हिंसा में घायल हुए हैं, और खास करके नोआखली के हटिया में 31 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई। लेकिन इस सब के बीच जो विजयी हैं वो हैं तारिक रहमान। एक जरा उनके सियासी सफर पर भी नजर डालते हैं। साल 1971 मुक्ति संग्राम में मां खालिदा जिया के साथ गिरफ्तारी होती है, और साल 1988 बांग्लादेश की राजनीति में तारिक रहमान की एंट्री हुई। साल 2004 अवामी लीग की रैली पर अटैक के मामले में उम्र कैद, और साल 2007 भ्रष्टाचार के कुल 84 मामलों में रहमान को सजा होती है।
साल 2008 की बात करें, गिरफ्तारी से बचने के लिए तारिक रहमान लंदन भागे और साल 2018 बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। साल 2024 में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद कई आरोपों से वो बरी हुए। दिसंबर 2025 में भव्य स्वागत के बीच तारिक रहमान बांग्लादेश में वापस लौटे और फरवरी 2026 भारी जीत के बाद प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हुआ। मनीष, अब कुल मिलाकर यह है कि तारिक रहमान बीएनपी की अपनी एक पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है, उनका झुकाव भारत के तरफ कैसा रहा है यह भी हमने देखा है। शेख हसीना के मुकाबले अगर बीएनपी पार्टी की बात की जाए तो वो भारत के प्रति उतने सॉफ्ट या उतने फ्रेंडली नहीं रहे हैं। जमात के साथ वो गाहे बगाहे थोड़े गठजोड़ में भी नजर आए हैं। क्या ये नए तारिक रहमान बदले बदले नजर आएंगे या फिर ये पुरानी चीजों को फिर से वापस लाएंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि बांग्लादेश में किसकी सरकार बनेगी ये वॉशिंगटन से तय नहीं होना चाहिए था, जो कि किया गया। रिजीम चेंज के बाद जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस को सिलेक्टेड गवर्नमेंट के तौर पर वहां बिठाया गया था, और तारिक रहमान प्रधानमंत्री अगर बन रहे हैं तो वो इलेक्टेड हैं, उनको बांग्लादेश के लोगों ने चुना है और ये हक बांग्लादेश के लोगों का ही था। और इसीलिए इस चुनाव को इस नजरिए से देखा जाना चाहिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीत हुई, उस बंगाली विचारधारा की जीत हुई, और ये न केवल पाकिस्तान की इस्लामिक जो कट्टरपंथियों की हार है, बल्कि पश्चिमी देश अमेरिका और यूरोपीय देशों की भी हार है, जिन्होंने सोचा था कि बांग्लादेश को कठपुतली बना के रखेंगे। शोएब साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 18 करोड़ बांग्लादेशियों की जीत है। अब रही बात भारत का, तो देखिए भारत को भी, हमें भी ये देखना है कि हमारे पास विकल्प क्या क्या है। शेख हसीना की पार्टी अभी रेस से कंप्लीटली बाहर हो चुकी है, अब पता नहीं वो कभी वापस अभी आ पाएंगी या नहीं, कम से कम निकट भविष्य में। रही बात तारिक रहमान के साथ, तो जिस दिन बेगम खालिदा जिया का देहांत हुआ था, विदेश मंत्री जयशंकर गए थे, उन्होंने उनसे मुलाकात की थी, तो आप कह सकते हैं कि भारत ने पहले ही, ऐसा नहीं है कि जीतने के बाद हाथ बढ़ाया, उससे पहले ही पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत उनके साथ इंगेजमेंट किया और हमें उनके साथ इंगेज करके रखना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जमात की हार हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि एक थॉट हमारा यह भी रखना चाहिए कि हमें बांग्लादेश के हर स्टेक होल्डर से बात करना होगा। हम किसी बाहर से नहीं, जो बांग्लादेश में है उसी के साथ हम कैसे बेहतर तालमेल कर सकें, ताकि किसी तीसरे पक्ष को वहां पर अपनी डर्टी पॉलिटिक्स करने का मौका ना मिले। लेकिन बात अभी यहीं खत्म नहीं हुई है। तारिक रहमान के लिए भी चुनौती है, जमात से कैसे डील करेंगे, उन दंगाइयों से कैसे डील करेंगे, जो लोग आ चुके हैं पाकिस्तान से उनको कैसे भगाएंगे। और हिस्ट्री तो तारिक साहब की भी है ही, आरोप तो यही था कि जहाज में भरकर हथियार लाए थे।